नमस्कार सभी को। सिनर्जी आईएएस एकेडमी से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि कम समय में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का जल्द से जल्द रिवीजन हो जाएगा। तो अपने क्विक रिवीजन की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 की कविता पतंग, जो आलोक धनवा के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यानी कि इस कविता में कवि हमें बाल सुलभ मन की चेष्टाओं के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार बालक का मन जो है वो कितना चंचल होता है और वो किस तरह से पूरा दिन उछल कूद करते रहते हैं और किस तरह से वो अपने मन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हमें कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। यानी कि सबसे तेज बौछारें जो है वो चली गई है। बौछारों का यानी कि बारिश का मौसम चला गया है, भादो भी चला गया है, भादो का महीना भी चला गया है। सवेरा हुआ, सुबह हो गई है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पर कवि सुबह की तुलना खरगोश की आंखों के जैसे लाल सवेरे से कर रहे हैं कि जिस प्रकार खरगोश की आंखें लाल होती हैं, उसी प्रकार से सुबह का सवेरा भी लाल प्रतीत हो रहा है, जो कि खरगोश की आंखों जैसा उन्हें लग रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, कि जो शरद ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए आ गई है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ पर कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए हमें बताते हैं कि शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यानी कि यहाँ पर जो शरद ऋतु है वो अपनी तेज साइकिल चलाते हुए, चमकीले इशारे करते हुए जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उन्हें बुलाते हुए आ रहे हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यानी कि जो शरद ऋतु है वो अपनी तेज साइकिल चलाते हुए, चमकीले इशारे करते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुलाते हुए आ गया है और वो आकाश को इतना मुलायम बना रहे हैं जिससे कि पतंग जो है वो आसमान में उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज जो कि पतंग है वो आसमान में उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज जो कि पतंग के लिए प्रयोग किया गया है वो आसमान में उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी यानी कि पतंग जो है वो बांस की पतली कमानी के ऊपर बनाई जाती है, इसीलिए वो बांस की पतली कमानी भी आसमान में पतंग के साथ उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यानी कि इतना अच्छा सुहावना मौसम हो गया है कि जिसमें कि तितलियों के समान जो बच्चे हैं वो सीटियां और किलकारियां बजाते हुए पतंग को उड़ाने के लिए लालायित हो रहे हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यानी कि यहाँ पर कवि आलोक धनवा बच्चों के विषय में, जो बाल सुलभ मन है उसके विषय में हमें बताते हैं कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अपने जन्म से ही यानी कि जब वो पैदा होते हैं तब ही वो अपने साथ
कपास, यहाँ पर कपास से हमारा अभिप्राय है कि बहुत कोमल वस्तु, यानी कि बच्चे जन्म से ही बहुत कोमल और बहुत नाजुक होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जो पृथ्वी जो है वो घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है, यानी कि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, और जब वो अपने पैरों से जमीन पर चलते हैं तो ये जमीन भी बहुत मुलायम बन जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी कि बच्चों के पैरों से जमीन तो नरम मुलायम बन ही जाती है, लेकिन जब पतंग उड़ाने वाले बच्चे अपने नाजुक कोमल पैरों से जब छतों पर चलते हैं तो वो छत भी नरम बन जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग यानी कि नगाड़ा, और जो बच्चे पतंग उड़ाने वाले बच्चे कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो सभी दिशाओं को एक नगाड़े की तरह बजा रहे हों। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीली वेग से, अक्सर यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि जो बाल सुलभ बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं, वो पेंग भरते हुए, पेंग होता है जब पेड़ के ऊपर झूला डालते हैं और जब झूला तेज गति से आगे जाता है और फिर वापस पीछे आता है तो उसे पेंग बोलते हैं। तो डाल पर लचीले वेग के साथ जब वो बच्चे झूला झूलते हैं तो कवि को बहुत ही मनमोहक लगते हैं। आगे कवि हमें बताते हुए कहते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जब वो छतों के ऊपर पतंग उड़ाते हैं, तब कभी कभी छतों के किनारों से वो बिल्कुल गिरने से ही बचते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ बच्चे पतंग उड़ाने में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं कि उन्हें छतों के किनारे का भी ध्यान नहीं रहता है, और ऐसी स्थिति में उन्हें छतों से गिरने से सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, और पतंग की जो पतली कमानी होती है केवल वो ही उन्हें गिरने से बचाती है महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी कि पतंग की जो पतली कमानी है वो एक पतला महज धागा है, उसके सहारे ही वो छतों के किनारों से गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी यहाँ पर कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चों का जो बाल मन होता है वो पतंग के समान बिल्कुल कोमल नाजुक होता है। जिस तरह से पतंग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती है, उसी प्रकार छोटे बच्चों की जो मन है, छोटे बच्चे जो हैं, उनके मन में भी कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान उड़ने की इच्छा जागृत होती है। आगे कवि हमें बताते हुए कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, यानी कि अगर एक बार बच्चे छतों के किनारे से गिरने से जब बच जाते हैं तब तो वो और भी उत्साह के साथ, यानी कि और भी नीडर होकर, यानी कि छतों के किनारे से गिरने का डर उनके मन से निकल जाता है और वो और भी नीडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, यानी कि अगले दिन सुबह होते ही, सूर्य उदय होते ही वो फिर से पतंग उड़ाने के लिए घरों से निकल जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी जो है वो भी और भी तेज गति से घूमती हुई उनके पैरों के पास आती है, यानी कि बच्चे बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं।
तो ये थी आज की हमारी कविता पतंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता और इसका सस्वर वाचन, इसकी व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किशोर और युवा समाज का मार्गदर्शक है। किशोर और युवा वर्ग जो है वो समाज का मार्गदर्शक है। युवा वर्ग ही विश्व की एकता को स्थायित्व दे सकता है। ये बात भी हमें स्पष्ट करनी है कि हमारा जो किशोर और युवा वर्ग है ये हमारे समाज का मार्गदर्शक कैसे है, और दूसरा हमें बताना है कि युवा वर्ग इस विश्व की एकता को स्थायित्व किस प्रकार दे सकता है। किशोर और युवा अवस्था ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें क्षमता और इच्छा शक्ति उच्च स्तर पर होती है। यानी कि जो किशोर और युवा अवस्था होती है उसमें जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं और जो इच्छा शक्ति है वो उच्च स्तर पर होती है। यानी कि उनमें अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की इच्छा शक्ति बहुत तेज होती है, बहुत उच्च स्तर की होती है। ये स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पाने की हर संभव कोशिश करते हैं। उनकी आंखों में जीवन की ऊंचाइयों को पाने की सपने होते हैं। किशोर तथा युवा वर्ग अपनी निश्चलता से विश्व की एकता को स्थायित्व दे सकते हैं। यानी कि आज का युवा वर्ग ही हमारे आने वाले भारत का निर्माण करते हैं। आज के युवा वर्ग से ही ये तय होता है कि हमारा आने वाला भारत किस प्रकार का होगा। अगर हमारा युवा वर्ग कर्मठ है, मेहनती है, तो हमारे आने वाले भारत की तस्वीर भी बहुत ही उन्नति वाली होगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न डाला गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पतंग कविता में कवि ने बच्चों को कपास की तरह कोमल बताया है और उनके पैरों को बेचैन कहा है। कारण स्पष्ट कीजिए। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में दो प्रश्न बना दिए गए हैं। पहला प्रश्न तो है कि पतंग कविता में कवि ने बच्चों को कपास की तरह कोमल बताया है, एक प्रश्न यहाँ बनता है। और दूसरा कि उनके पैरों को बेचैन कहा है, दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है। यानी कि अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है तो 1.5 नंबर का प्रश्न तो हमारा ये बनता है और आगे के 1.5 नंबर का प्रश्न ये बनता है। तो हमें इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका उत्तर देखेंगे कि कवि के बालों की भावनाओं, कवि ने बालकों कवि ने बालकों की भावनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा है कि बच्चों की भावनाएं कपास की तरह श्वेत, कोमल तथा पवित्र होती हैं। यहाँ बच्चों के लिए कपास का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। यहाँ बच्चों के शरीर की दुर्लभ लोच, नरमाई, सहनशीलता तथा कष्ट रोधी शक्ति की ओर संकेत किया गया है। यानी कि बच्चों को कपास की तरह क्यों बताया गया है? जिस तरह से कपास श्वेत होती है, नरम होती है, मुलायम होती है, उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो भी सफेद हैं, गोरे रंग के होते हैं, उनमें दुर्लभ लोच होती है, वो बहुत ही कोमल होते हैं, नरम होते हैं, सहनशीलता उनमें ज्यादा पाई जाती है और कष्ट रोधी शक्ति भी उनमें ज्यादा पाई जाती है। कवि ने बच्चों के पैरों को बेचैन की संज्ञा इसलिए दी है। यहाँ पर हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर बन जाता है कि कवि ने बच्चों के पैरों को बेचैन की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि उनके पैर हमेशा घूमने, चलने, दौड़ने और कूदने के लिए व्याकुल रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी टिक के नहीं बैठ सकते हैं, इधर उधर उछल कूद करते ही रहेंगे,
है ना? तो इसीलिए ये कहा गया है कि उनके पैर बेचैन होते हैं, वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं, वो बेचैनी में इधर-उधर घूमते रहते हैं, उछल-कूद करते रहते हैं। ये कभी भी रुकने का नाम नहीं लेते। उनके पैरों में एक ऐसी व्याकुलता रहती है, मानो वे संपूर्ण पृथ्वी को ही नाप लेंगे। यानी कि उनके पैरों में एक ऐसी व्याकुलता रहती है, जो कि वो पूरी पृथ्वी को ही नाप लेना चाहते हैं। तो ये थी हमारी पतंग कविता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पतंग कविता की व्याख्या और ये महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।